नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सदन की कार्यवाही आशा के अनुरूप नहीं हुई। राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने के अधिकार को बहाल करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश में 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45%। केरल में सबरीमला मंदिर इस महीने की 15 तारीख से भक्तों के लिए फिर से खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के प्रशासन से बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन पूरे देश में 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। वीरभद्र सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे थे। सदन ने नित्यानंद मिश्रा, गोपाल राव मायेकर और सुदर्शन रॉय चौधरी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज इस बात पर दुख व्यक्त किया कि संसद के मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही आशा के अनुरूप नहीं हुई। लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद श्री बिरला ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सदा ये प्रयास किया कि सदन में अधिक से अधिक कामकाज हो और जनता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो, माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें। लेकिन इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। देर रात तक सदन भी चला और कोविड महामारी के समय में भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। मेरी कोशिश थी कि इस बार भी मैं सदन को देर रात तक चलाता, सब विषयों पर चर्चा होती, संवाद होता, माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। श्री बिरला ने कहा कि सदन में केवल 74 घंटे और 56 मिनट ही कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि कुल उत्पादकता दर 22% रही और अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विधेयक सभी दलों की सर्वसम्मति से पारित किया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि लोकसभा की कार्यवाही निर्धारित समय 13 अगस्त से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने अचानक यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों पर कोई चर्चा नहीं हुई। श्री चौधरी ने सरकार पर विपक्ष की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में 127वें संशोधन विधेयक 2021 को विचार और पारित कराने के लिए चर्चा जारी है।
विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की और कहा सरकार इसके लिए क्यों हिचकिचा रही है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के श्री सुशील मोदी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर शुरू होने पर इस विधेयक पर सदन में चर्चा कराने पर सहमति बनी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता है और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सदन के नेता पीयूष गोयल चर्चा के लिए निर्धारित समय को बढ़ाने पर सहमत हो गए। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और अन्य सदस्यों ने कहा कि छोटे दलों के सदस्यों को विधेयक पर चर्चा के लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए। राज्यसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल सदन में विपक्ष के सदस्यों के अनुचित व्यवहार पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब कुछ सदस्य संवाददाताओं की मेज पर चढ़े और बैठे तो राज्यसभा की पूरी पवित्रता तार-तार हो गई। श्री नायडू ने इस घटना की निंदा की। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने जल्दी में विधेयक पारित कराने का मुद्दा उठाया। बाद में टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। इस कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के अनुचित व्यवहार की आलोचना की है। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि विपक्षी सदस्यों के मेजों पर चढ़ने की घटना और आसन पर फाइलों को फेंकना शर्मनाक है। जो पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दे, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग न लेकर चीर फाड़ करने तक आए, फाइलें फेंकने तक आए। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग न लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 35,000 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। श्री घोष ने कहा कि राज्य में वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है। मुफ्त में कहीं वैक्सीन नहीं मिलती है। आज जाइए, सरकार बोलते है हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्राइवेट में सब जगह अब पैसा देकर आपको वैक्सीन मिल सकता है। गरीब लोगों के पास 250 से लेकर 1200 रुपया तक लिया जा रहा है। वैक्सीन का कालाबाजारी हो रहा है। मुफ्त जो केंद्र सरकार ने राशन भेजा है गरीब कल्याण योजना का, उसका भी कालाबाजारी हो रही है। तो हर जगह कालाबाजारी। ममता बनर्जी सीएम के रूप में सफल नहीं हो पाई, पीएम बनने जा रही है और उनके लोग त्रिपुरा में हंगामा करके वहां अशांति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने को पूरा करने और सुधार कार्यों की मजबूती के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे आज शाम भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे। सीआईआई की वार्षिक बैठक 2 दिन चलेगी। बैठक का विषय है इंडिया एट 75 आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यापार के संयुक्त प्रयास। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के समन्वय मंत्री हेंग स्वी कीट विशेष अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12:30 बजे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में शामिल होंगे। श्री मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थी महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्व-सहायता समूहों में शामिल करना है। ये आजीविका के विविधीकरण, आय बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार के जरिए ऐसे लोगों को दीर्घावधि सहायता उपलब्ध कराता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में श्री धनखड़ ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 41,38,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 97.45% है। कल 40,000 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हुए। देश में कल 38,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,86,351 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 497 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई। अब तक 48 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 53 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 72,40,000 से अधिक टीके जल्द ही प्रदान किए जाएंगे। 2 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। मध्य प्रदेश ने 3 करोड़ 55 लाख 48,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में लक्षित 5 करोड़ 48 लाख आबादी को पहला डोज लगाने के प्रयास जारी हैं। अब तक 3 करोड़ 55 लाख 48,721 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कल 36,474 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। दोनों डोज के मामले में इंदौर पहले और भोपाल दूसरे नंबर पर है। इस बीच कल प्रदेश में 10 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण आए। इनमें से इंदौर में 4, भोपाल में 3 और जबलपुर, राजगढ़ और रतलाम में एक नया पॉजिटिव प्रकरण सामने आया, जबकि 23 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.01% रही। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केरल में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि जारी रहने के कारण कल से राज्य में कोविड संबंधी संशोधित दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि सबरीमला मंदिर परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को खुलेगा। रोजाना केवल 15,000 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति होगी। मंदिर में केवल वही लोग दर्शन के लिए जा सकेंगे जिन्होंने कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवा लिए हैं या दर्शन से 72 घंटे पहले जिनकी आरटी-पीसीआर जांच नकारात्मक आई है। सड़कों के किनारे केवल लाइसेंस धारक विक्रेताओं को ही कारोबार की अनुमति होगी। जिन परिवारों में किसी भी व्यक्ति ने अब तक कोविड टीका नहीं लगवाया है, उनके घरों में दुकानदारों को सामान की घर पर ही आपूर्ति करनी चाहिए। इस बीच राज्य में कल 21,119 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 1,71,985 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आवासीय विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालय आज से 22 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों के 5वीं से 8वीं और शहरी क्षेत्रों के 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने के आदेश दिए हैं।
महापालिका क्षेत्रों में महापालिका आयुक्त तथा अन्य क्षेत्रों में स्कूल शुरू करने के निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करने और मासिक रेल पास हासिल करने के लिए उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह 7 बजे से कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण की ऑफलाइन जांच प्रक्रिया शुरू की गई। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि कोविड के दोनों टीके लगवा चुके लोग 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के मद्देनजर अयोध्या में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रसिद्ध सावन झूला मेले के अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। कोविड नियमों के चलते प्रशासन ने जुलूस और मणि पर्वत कार्यक्रम को रोक दिया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सदन की कार्यवाही आशा के अनुरूप नहीं हुई। राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने के अधिकार को बहाल करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश में 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45%। केरल में सबरीमला मंदिर इस महीने की 15 तारीख से भक्तों के लिए फिर से खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के प्रशासन से बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन पूरे देश में 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लंदन में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ की स्थिति के बारे में फोन पर जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई समस्या है तो जिला मजिस्ट्रेट उन्हें सीधे फोन कर सकते हैं। श्री मोदी ने हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार में बक्सर से कहालगांव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। कई क्षेत्रों में अन्य नदियों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले की निगुलसारी तहसील में भूस्खलन के कारण 25 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। राज्य के आपात कार्रवाई केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 25 यात्रियों को ले जा रहे हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बस और अन्य वाहन मलबे में दब गए हैं। 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और भावनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और होमगार्ड की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। पहाड़ से पत्थर अब भी गिर रहे हैं, इसलिए बचाव कार्य में समस्या आ रही है। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद कर दिया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये जानकारी मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दी।
This increased rainfall activity over this region led to increase in river flow of the Gangetic system, including Yamuna. It has resulted into the flood situation in parts of UP and Bihar. But however, at present, there is significant decrease in rainfall activity over West MP, East Rajasthan and South Uttar Pradesh. But during next 5 days, we are expecting isolated heavy rainfall activity over East UP and heavy to very heavy rainfall activity over Bihar. गुजरात सरकार ने खड़ी फसलों की सूखे से रक्षा करने के लिए पानी छोड़ने की घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य में वर्षा की कमी से जूझ रही 5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा और आइजोल में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहने और 1-2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अहमदाबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एसएसबी जैसे संगठन देश भर के प्रमुख स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उद्घाटन के दिन विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर 75 कार्यक्रम होंगे। साथ ही इस वर्ष 2 अक्टूबर तक हर सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गांवों तथा 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से 7 करोड़ 50 लाख युवा और नागरिक इस दौड़ में भाग लेंगे। अपने संदेश में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत का संकल्प लेना चाहिए, तभी एक मजबूत भारत बन सकता है। इस अभियान में फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के नारे के माध्यम से नागरिकों से अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन की मुख्य गतिविधियों में संकल्प, राष्ट्रगान, फ्रीडम रन और विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा युवा स्वयं सेवकों को भागीदारी के लिए जागरूक बनाना शामिल है। लोग फिट इंडिया पोर्टल fitindia.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं और #रन4इंडिया तथा #आजादी का अमृत महोत्सव के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों पर अपनी दौड़ का प्रचार कर सकते हैं। ये कार्यक्रम कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए देश भर में फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से आयोजित किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए पिछले वर्ष फिट इंडिया फ्रीडम रन की परिकल्पना की गई थी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। कश्मीर घाटी में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बांदीपोरा जिला आयुक्त ने कल जिले के एसके स्टेडियम में 2 दिवसीय रग्बी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर खेल परिषद के तत्वावधान में बांदीपोरा रग्बी संघ इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल से खेला जाएगा। ये मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय समय के अनुसार दिन में 3:30 बजे से शुरू होगा। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी खुदीराम बोस पर। किसी से 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। बंगाल की धरती पर पैदा हुए खुदीराम बोस ने 19 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमकर ऐसी मिसाल पेश कर दी जिसका आज भी कोई सानी नहीं है।
का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुबैनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया था। बालक खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन थी कि 9वीं कक्षा के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। वहां उन्होंने वंदे मातरम की पर्ची बांटने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंग भंग के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा खुदीराम मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था से जुड़ गए। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई। प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड की जगह किसी और की गाड़ी पर बम फेंक दिया। इसमें 2 यूरोपीय महिलाओं की जान चली गई। पुलिस से बचने के लिए खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार रातों रात नंगे पैर भागते हुए 24 मील दूर वैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पीछे से पुलिस ने आकर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए। मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया गया। 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। वतन पे जो फिदा होगा। उनकी शहादत से समूचे देश में क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़क उठी जो देश की आजादी के बाद ही शांत हो सकी। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में हम अपने सभी शहीदों को श्रद्धा से नमन करें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जारी श्रृंखला के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका देश के नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस श्रृंखला में आज बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सरकार ने देश को डिजिटल सशक्तिकरण समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया सेवाएं लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने अर्थव्यवस्था के विकास, जीवन की गुणवत्ता, रोजगार और उत्पादकता में अत्यधिक योगदान दिया है। डिजिटल और तकनीकी समाधान प्रौद्योगिकी को सभी सरकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। पिछले 6 से 7 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं और माई गॉव, आयुष्मान भारत और पीएम किसान ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। डिजिटल इंडिया पहल ने कोविड महामारी के दौरान भी आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, माई गॉव के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सेकिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बालाजी तांबे के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर बालाजी तांबे ने लेखन और शिक्षाओं के माध्यम से युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री तांबे को आयुर्वेद को विश्व स्तर पर विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सदन की कार्यवाही आशा के अनुरूप नहीं हुई। राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने के अधिकार को बहाल करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश में 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45%। केरल में सबरीमला मंदिर इस महीने की 15 तारीख से भक्तों के लिए फिर से खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के प्रशासन से बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी।
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन पूरे देश में 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।